वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में कनिष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पर्वतीय काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। सिक्का में। वैदिक काल में गले के आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु पर्वतीय काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। बौद्धिक, जैन या भगवत एवं शैव धर्म बौद्धिक धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से किस किसके शासन काल में प्रकट हुई। कनिष्क के प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के सर्वाधिक योग एवं महान शासक था। बौद्ध महायान शाखा के अनुयायी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध धर्म की चतुर्थ एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष अश्वघोष हुआ। इसी संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। हीनयानी हीनमार्गी तथा रूढ़िवादी थे। उन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्धि के मूल उपदेशों को ग्रहण किया। महायानी उत्कृष्ट मार्गी तथा सुधारवादी थे। उन्होंने बौद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी। इस समय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में महायानी तथा लंका, बर्मा, जावा आदि देशों में हीनयानी फैले हैं। हीनयान के दो संप्रदाय हैं, वैभाषिक एवं सौत्रात्विक। महायान भी दो संप्रदायों में बट गया है, शून्यवाद या माध्यमिक। इसके प्रवर्तक नागा अर्जुन थे। दो विज्ञानवाद या योगाचार। इसके प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। ज्ञातव्य है कि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय 483 ईस्वी में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकाश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति शिशुनाग वंशी शासक काला अशोक के समय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में महाकात्यायन की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति तथा मौर्य वंश के महान शासक अशोक के समय 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मंगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की थी। जैन धर्म में पुनर्ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पुनर्ज्ञान के लिए क्या शब्द? कैलव। जैनियों ने 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिह्वग्राम के समीप ऋतुजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च अथवा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैलव कहा गया है। कैलव प्राप्त हो जाने के बाद स्वामी महावीर कैवल्य जिन अर्थात विजेता, अर्य, योग्य, निरर्थन, बंधन रहित कहलाए हैं। जैन धर्म के रत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, चरित्र। ज्ञातव्य है कि निवारण बौद्ध धर्म का परम पद लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मरण चक्र से मुक्त हो जाना।
जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम अंतिम कौन था? महावीर। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। पार्श्व के अनुयायियों को निर्गर्थ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। स्वामी महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम बजीज संघ का गणराज्य के जागृत्य के कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पत्नी यशोदा थी, जिसे प्रियदर्शना नाक नामक पुत्री का जन्म हुआ है। स्वामी महावीर को 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जिह्विक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के एक वृक्ष के नीचे केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुए थे। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक अशोक के 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंस ने पढ़ा है। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि अन्य नामों से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि चाणक्य ने 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के शिशु नाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही सर्वप्रथम भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। उल्लेखनीय है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के राजा शासक का संचालन किया तथा प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाला इस ग्रंथ अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है जो 15 अधिकरणों खंडों में विभाजित है, जिससे द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। विशाखा दत्त ने मुद्रारक्ष तथा राजशेखर ने कपूरमंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तथा वर्धन वंश। पश्चिम भारत में प्राचीनतम वैशालकृत गुफा कहाँ है? अजंता, भाजा और कौंडन्य। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा चैत्रगृह या गुहा मंदिर महाराष्ट्र के अजंता, भाजा एवं कौंडन्य में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता से प्राप्त कुल 29 गुफा में से 6 गुफा संख्या 9, 10 चैत्रगृह, 8, 12, 13, 15 विहार द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच का वाकाटकों के समय गुफा संख्या 16 से 17, 25 शताब्दी ईस्वी में गुप्तों के समय तथा गुफाओं संख्या 1 एवं 2 गुप्तोत्तर काल में निर्मित की गई है। बौद्ध धर्म से संबंधित इन विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में गुप्त काल में निर्मित गुफा संख्या 16 से उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्रण तथा गुफा संख्या 17 से उत्कृष्ट माता
और शिशु का चित्रकला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भाजा में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित की गई कुल 22 गुफाएं गुफाएं हैं जिनमें चैत्रगृह चैत्रगृह विहार एवं स्तूप शामिल है। इसके अतिरिक्त कौंडिन्य से भी प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में निर्मित एक विशाल चैत्यगृह एवं 3 बौद्ध विहार मिलते हैं। गत्याम है कि येरोला औरंगाबाद महाराष्ट्र की शैल गुफा राष्ट्रकूट के समय 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई है, जो जैन, बौद्ध एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। जबकि पितलखोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र की गुफा भी द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित मानी जाती है। निम्नलिखित पर 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? बृहत्संहिता। बृहत्संहिता गुफा में महावीर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। निम्नलिखित में से किस का प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? भास्कराचार्य। सन 1114 ईस्वी में जन्म भास्कराचार्य भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं था। भास्कराचार्य द्वारा लिखित गणितीय ग्रंथ लीलावती प्रथम खगोल विद्या से संबंधित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। प्रश्न में प्रस्तुत शेष तीनों प्राचीन भारतीय हस्तियां चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ईसा की प्रथम शताब्दी में कुषाण शासक कनिष्क के शासक काल में जन्मे चरक को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृतियां चरक संहिता है। चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरि का जन्म दिवस प्रति वर्ष दीपावली के पूर्व धनतेरस के दिन मनाया जाता है। सुश्रुत द्वितीय सदी के प्रसिद्ध वैद्य थे। इन्होंने स्तुति संहिता नामक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा के ग्रंथ की रचना की है। 800 से 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। निम्नलिखित और अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन यूरोप के अवतरण में है? इब्न बतूता। मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मोरक्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्वी भारत, उपमहाद्वीपीय मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया की एवं चीन क्षेत्र के 44 देश में लगभग 73,000 मील 1,17,000 किमी की दूरी अपने 30 वर्ष की यात्री जीवन में तय की थी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से व्यवहार जिन शिलालेख में हैं वे कहाँ हैं? उत्तरम मेरु। चोल साम्राज्य परांतक के शासक के 12वें एवं 14वें
वर्ष में प्रसिद्ध उत्तरमेरु अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन अवस्था का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। स्थानीय एवं ग्राम शासन प्रणाली चोल व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता है। चोल अभिलेख के प्रमुख निम्न तीन प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किया गया है। उर सभा या महासभा, नगरम। इनमें उर तथा सभा बालिक सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। गांव के सभी कार्यों की देख रेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहते थे। नगरम व्यापारिक समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। तंजावुर चोल की राजधानी थी तथा कंचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस को दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के संस्थापकों की विश्व में सर्वोत्तम प्रतिमा रचना माना जाता है? नटराज। दक्षिण भारत में चोल वंश के संस्थापक विजयालय ने की थी। महान चोल शासकों ने न केवल द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, अपितु तलछट कला एवं मूर्ति कला में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। चोल के समय निर्मित धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा को विश्व के सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है। चोल शासक राजा प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर का तथा उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगुकोंडचोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बृहदीश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता के चित्रकला से प्रभावित चित्रकारी की गई है। नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? महेंद्रवर्मन, मतविलास प्रसन्न। दक्षिण के पल्लव राजवंश का महान शासक महेंद्रवर्मन एक महान कवि, संगीतज्ञ एवं निर्माता था। उसने मतविलासप्रश्न नामक प्रसिद्ध हास्य ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में कपालिकों एवं भिक्षुओं पर व्यंग किया गया है, जबकि मालवा के परमार शासक कविराज भोज ने समरांगण स्थापत्य शास्त्र से संबंधित तथा आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सा शास्त्र से संबंधित पुस्तकों की रचना की है। कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय ने शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ मनसोल्लास की तथा दक्षिण के हिंदू राज विजयनगर के तुला वंश के महान शासक तथा तेलुगु साहित्य के विद्वान कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तलायद या विश्वविद्या एवं संस्कृत भाषा में एक नाटक जम्बवती कल्याणम की रचना की है। आंध्र पितामह एवं अभिनव भोज की उपाधियों से भूषित कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु कविता के अष्टदिग्गज 8 कवि रहते थे। मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया है? बलबन, ममलूक,
वंशी सुल्तानों में बलबन ने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। उसने फारसी परंपरा जिसीजदा एवं पैबोस शुरू किया तथा इसी क्रम में फारसी त्योहार नवरों मानना आरंभ किया था। मुगल साम्राज्य नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा है। बाबर नामा तुर्की में लिखा। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दो कथनों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी सही है। सही ए सही है पर आर गलत है। बाबर नामा अथवा तुझे के बाबरी नामक आत्मकथा की रचना प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने की थी। बाबर द्वारा यह ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखा गया है। कालांतर में बादशाह अकबर महान के नवरत्न रहीम खाना के द्वारा बाबर नामा नाम से इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। इस ग्रंथ में भारत की 1504 से 1529 तक की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यातव्य है कि मुगल शासक की राज्य भाषा फारसी थी, तुर्की नहीं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली का किला-ए-कुहाना मस्जिद। शेर शाह ने दिल्ली स्थित पुराना किला के अंदर किला-ए-कुहाना नामक मस्जिद का निर्माण 1545 ईस्वी में कराया था। इसी मस्जिद के उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत में इमारतों में इसको उच्च स्थान दिया जाता है। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाहकशगी ने गैर की बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण बंगाल प्रांत के शासक नुसरत शाह ने तथा दिल्ली के कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण भारत के तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ने करवाया था। मुगल चित्रकला के अंग्रह-सापेक्षण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिसमें से निकट और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। ऐसा किसके प्रभाव के कारण हुआ? पुर्तगाली। मुगल शासक जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल है। मुगल-कालीन चित्रकला शैली फारसी, ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय चित्रकला शैली से प्रभावित थी। मुगल चित्र शैली के संक्षेपण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत निकट एवं दूरस्थ व्यक्ति एवं पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में चित्रित किए जाते थे, पुर्तगाली चित्रशैली के प्रभाव का परिणाम थी। मुगल काल में यूरोपीय चित्रों के महत्वपूर्ण भागों को अपने चित्र में संयोजने वाला महत्वपूर्ण चित्रकारों में बसवान केशवदास मशीकी, दौलत अबुल हसन आदि है। मस्कीन यूरोपीय प्रभाव वाले चित्र बनाने वाला सर्वप्रमुख चित्रकार था। आधुनिक इतिहास मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू
लागू की गई थी। रियायतवाड़ी अर्थव्यवस्था के सर्वप्रथम 1807 में कैप्टन रीड के प्रयासों में मद्रास के बरामहल जिले में लागू किया गया है। थॉमस मनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस प्रकार रियायतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। इस व्यवस्था में रियायतों किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते हुए किसानों से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से 66% का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला गया। उल्लेखनीय है कि रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कुल 51% सर्वाधिक हिस्सा शामिल था। गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थित बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त नामक भू-राजस्व व्यवस्था लागू की जिसके अंतर्गत जिम्मेदारों को भूमि का स्वामी मानकर उसने एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन, पिछड़े वर्ग तथा उत्थान का प्रमुख कार्यक्रम था। सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने निम्न जातियों के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1872 सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तकों की रचना की है। इन पुस्तकों में ज्योतिबा फुले ने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रथम समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे तथा आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बंबई में की गई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई की गई थी, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम नरेंद्र नाथ के द्वारा सन 1897 में बेंगलुरु, कलकत्ता में की गई है। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। प्रमुख संस्थाएं, संध्या आयोग अधिनियम, भारत में आधुनिक शिक्षा की नवी किससे पड़ी है? 1835 के मैकॉले के मिनट, ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देसी या अंग्रेजी किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए के विवाद का समाधान करने के लिए अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन किया है। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना प्रसिद्ध समरनाथ थे मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें से भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने मार्च 1835 में मैकाले के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की नींव डाली है। ज्ञातव्य है कि 1813 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दिए
तथा 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा संगठित किए चार्ल्स वुल्फ के डिस्पैच में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया है। चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नीचे की सूची के 4 राजनीतिक दलों में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रमिक दल तथा अनुदार दल ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां आरंभिक हिंग तथा टोरी नामक राजनीतिक पार्टियों के हिंग संगठित एवं आधुनिक रूप हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की दो प्रमुख पार्टियां हैं। अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के अस्तित्व के विरुद्ध थे, किंतु अमेरिकी संविधान के लागू होने 1789 ईस्वी के पश्चात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रिपब्लिक एवं डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। कालक्रम की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड तथा रिपब्लिकन 1854 में डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए के पश्चात हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1845 में अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एवं हुमो ने बम्बई में की थी। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदार एसोसिएशन। सन 1938 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना तथा इस संस्था के अन्य प्रमुख नेता कृष्ण कुमार ठाकुर तथा राजा राधाकांत देव थे। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना 1843 में द्वारकानाथ टैगोर की प्रयास से कलकत्ता में की गई थी, जबकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देवेंद्रनाथ टैगोर तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी आदि के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? विरोधी भावना उत्पन्न करना, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया था कि वे तुर्कों के ऑटोमन साम्राज्य जिनसे सुल्तान को वे सुल्तान का खिलाफा मानते थे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परंतु युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने इस वादे को तोड़ते हुए सर्वेस की संधि 10 अगस्त 1920 के अंतर्गत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया। इसके विरुद्ध भारतीय मुसलमानों ने अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी भी खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता
का सुनहरा अवसर मानते हुए इस आंदोलन के शरीक हो गए तथा उन्हें 14 नवंबर 1999 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जागृत करना तथा तुर्की के ओटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना था। भारतीय कपड़ा व्यापारिक बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। जमनालाल बजाय भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी नेता तथा महात्मा गांधी के निकट के सहयोगी थे। प्रति वर्ष रचनात्मक कार्यक्रम ग्रामीण विकास में महिलाओं एवं बच्चों को कल्याण एवं उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाय पुरस्कार दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि घनश्याम दास बिगड़ा भी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी बिगड़ला औद्योगिक समूह के प्रमुख तथा विभिन्न धार्मिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थाओं के संस्थापक थे। इन्होंने 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जून 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधियां दी थी और जिसे उन्होंने सहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी कैंसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने वापस कर दिया है। गांधी जी ने इसी समय जुल्लू युद्ध पदक तथा बोअर पदक भी वापस कर दिया है, जबकि जमनालाल बजाय ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किसी कथन में आती है। देशों के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश के हित में किया जा रहा था। भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। भारत में ब्रिटिश शासन का आयात किया जाता था और यो देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीबी बनाया जाता था। भारत में वयोवृद्ध नेता के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे भारत के आर्थिक शोषण का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध धन के आह्वान सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। नौरोजी ने अपने विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या देश का कुल राष्ट्रीय उत्पादक ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके एवज में भारत में कोई वास्तविक प्रतिफल या आयात नहीं होती थी। ज्ञातव्य है कि भारत में ग्लैडस्टर के नाम से चर्चित दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई थी। 1892 में दादा भाई नौरोजी को उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स
कॉमन्स के लिए चुना गया। इन्होंने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाएं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदा मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। 1915 में ही उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम की स्थापना की। सन 1917 में राजकुमार शुक्ल के मित्रण पर बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजी बागान मालिकों के द्वारा नील किसानों के शोषण के खिलाफ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। यह गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। इसके बाद फरवरी या मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया है। इसी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व करते हुए ही गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल नामक सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग किया था। इसके पश्चात 22 मार्च 1918 को खेड़ा गुजरात में लगान वृद्धि रोकने के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन का अवधि 1920 से 22। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहते हुए उसने आशीर्वाद मांगा था। भारत का भूगोल भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिनके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? अजमेर और शिलांग। व्याख्या: राजस्थान का अजमेर शहर तथा मेघालय की राजधानी शिलांग लगभग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है। अजमेर तथा शिलांग कर्क रेखा जो 23 डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश से होकर भारत के 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। कर्क रेखा से ऊपर लगभग 26 डिग्री अक्षांश में स्थित है। एक ही अक्षांश पर अवस्थित होते हुए भी अजमेर तथा शिलांग की वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक स्पष्ट अंतर है। अजमेर सहित पूरे राजस्थान में देश की न्यूनतम वर्षा होती है जबकि शिलांग सहित संपूर्ण मेघालय राज्य पहाड़ियों से घिरे होने के कारण देश का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला राज्य है। ज्ञात है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले दो स्थान क्रमशः मासिनराम तथा चेरापूंजी मेघालय में ही स्थित हैं। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्य कांटकों के साथ साथ रेखांकित परिरूप का है क्योंकि घाटियों कटकों की अपेक्षा ठंडी है। भारत में पूर्वोत्तर स्थित मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्य रूप से कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि मिजोरम की घाटियां यहाँ के कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष की द्वीप का प्रखंड था। जम्मू द्वीप
उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले फैले हुए भारतीय उपमहाद्वीपों को विविध नाम से जाना जाता है। भारतीय ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है, जहाँ पर ईसाई पूर्व तीसरी शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासक था। उल्लेखनीय है कि यूनानी ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया किया है, जबकि मनुस्मृति में राजा भारत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के रेखांकीय भाग में वार्षिक वर्षा का मध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? 100 से 150 सेमी तक। प्रश्न में दिए गए भारत की औसत वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेमी मध्यम वर्षा प्रदर्शित करता है, अतः निकटतम विकल्प ए सही है। नीचे दिए हुए वायु जलवायु अवरोध पर ध्यान कीजिए। उपयुक्त जलवायु का आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? भारत की उत्तर पूर्व क्षेत्र में। प्रश्न में दिए गए जलवायु अवरोध के आरेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह आरेख वर्ष के बराबर महीनों में भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्रों की जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। इन क्षेत्रों में अप्रैल, मई और तथा जून में दहक जलवायु, जुलाई तथा अगस्त में उमस भरी गर्मी, सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर में शीत और नम्य जलवायु तथा दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी में दक्षिण जलवायु अधिक ठंड पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि जलवायु किसी क्षेत्र को लंबे समय तक की मौसम की स्थिति होती है। भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। भारतीय मौसम विज्ञान में विभागों की परिभाषा के अनुसार वर्षा को 3 दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर। मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक यथा दैनिक या साप्ताहिक वायुमंडलीय अवस्था है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निश्चित की गई दैनिक 24 घंटे वर्षा की न्यूनतम मात्रा 2.5 मिमी से ऊपर की वर्षा है, जिसमें से की वर्षा वाला दिन कहा जाता है। इसमें से कम वर्षा को मौसम विभाग की परिभाषा के अंतर्गत वर्षा नहीं माना जाता है। ज्ञातव्य है कि भारत में मौसम संबंधित सेवा सन 1875 में आरंभ की गई थी, तब इसका मुख्यालय शिमला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र लाया गया है, अतः वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब भारत के मौसम संबंधित मानचित्र वहीं से प्रकाशित होती है। मानसून वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि, कैल्शियम, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में चूना कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र में मिट्टी में कैल्शियम खनिज की अधिक मात्रा पाई जाती है। खनिज की शक्ति संसाधन एवं उद्योग एवं व्यापार। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तृतीयक कोयला। दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु
तमिलनाडु में स्थित कोयला आधारित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र नवेली में ही सर्वाधिक पाया जाने वाला तृतीय श्रेणी के कोयले भूरा कोयला पर आधारित है। गत्यंतर है कि भारत में तृतीय युग के अधिधुनता ओलियोगोसिन युग के शैलों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तृतीय कोयला सबसे अधिक तमिलनाडु में नवेली में पाया जाता है। इसी लिग्नाइट कोयला की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ध्यातव्य है कि देश का 98% कोयला प्राचीन गोंडवाना शैली में तथा विशेष 2% कोयला तृतीयक या तृतीय युगी चट्टानों में मिलता है। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थितियों को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? कोकरी कोयला प्रश्नकाल के दौरान भूवैज्ञानिक द्वारा ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत के कोयले के भंडार में आत्मनिर्भर है, किंतु वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भारत का विश्व में कोयला भंडार में 5वां स्थान है, किंतु भारत में पाए जाने वाले कोयले में रखा की अधिकांश मात्रा समाहित होती है। इससे वजह से भारत को तापीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कोयले के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। विश्व का भूगोल ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1969 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? नेपच्यून। सौरमंडल के 9वें तथा सबसे छोटा ग्रह प्लूटो यम या कुबेर की खोज 1930 ईस्वी में कवलाइट टैंगबैंग ने की थी। प्लूटो का परिभ्रमण परिपथ दीर्घवृत्तीय तथा वरुण नेपच्यून की कक्षा को काटता है। इसी कारण कभी प्लूटो तो कभी वरुण सूर्य से सबसे दूरस्थ स्थिति में होते हैं। सन 1979 से 1999 तक अर्थात कुल 20 वर्ष तक वरुण या नेपच्यून सूर्य से अधिकतम दूरी पर था, परंतु सन 1999 के पश्चात प्लूटो पुनः सूर्य से सबसे दूरस्थ स्थिति में हो गया है। अब प्लूटो की सूर्य से सबसे दूरस्थ रहने की स्थिति आगामी 228 वर्ष तक बनी रहेगी। प्लूटो एक उपग्रह चारोन है। गत्यांतर है कि 24 अगस्त सन 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन (आईवीए) के 75 देशों के खगोलविदा ने यह घोषित किया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है। अतः अब सौरमंडल में कुल 8 ही ग्रह होंगे। अब यह बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। जब समता मंडल में ओजोन का पक्ष होता है तो पृथ्वी के धरातल पर परावर्तित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है?
10 यूवीसी विकिरण में 100 से 280 एमएम की तरंगदैर्ध्य रेंज वाला यह विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावी होता है। अतः तापमंडल में ओजोन का अपक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य 100 एमएम होगी। खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू-क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों? पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिपक्षण की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है, बल्कि उसमें उभरा और अवनमन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का परिपेक्ष पथ पूर्ण वृत्ताकार नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की विकिरण चंद्र छाया के अधिकांश परिधि क्षेत्र तक पहुंच सकती है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्र की छाया का आकार छोटा होता है, इसीलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू-क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? भंगुरा तारा। भंगुरा तारा टूटता तारा खगोलीय वस्तु नहीं है। वकासस पल्सर तथा कृष्णविवर ब्लैक होल 3 खगोलीय पिंड हैं। कवासस एक तारावत रेडियो विकिरण उत्सर्जन है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब तक 600 से अधिक वकासस ज्ञात हो चुके हैं। पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो संपदन के रूप में नियमित अंतराल में रेडियो तरंग उत्सर्जित करता रहता है। विशाल तारों का अनंत कृष्णविवर ब्लैक होल के रूप में होता है। इसी ब्लैक होल की खोज के लिए भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भंगुर या टूटते हुए तारा का अस्तित्व अंतरिक्ष में नहीं होता है। स्थलमंडल निम्नलिखित स्थानों में से किनका मानक समय जीएमटी के सामान्य है? एक दो चार, आक्राका के और ड्राविल के और लिप्सन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन से होकर खींची गई काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर की ग्रीनविच रेखे के पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा समय पीछे हो जाता है। जब लंदन के ग्रीनविच टाइम से मध्यम के 12 बजे होते हैं तब आक्राका और डबलिन आयरलैंड की राजधानी में भी समान देशांतर में ही स्थित होने के कारण दोपहर का 12 ही बजता है। परंतु मैड्रिड स्पेन की राजधानी तथा लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी में
0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर पर स्थित होने का कारण दिन के 1 बजते हैं। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए विकल्प में कोई विकल्प एकदम सही नहीं है, फिर भी विकल्प सी को ही निकटतम सही उत्तर माना जा सकता है। ठीक है।